जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। यहाँ आपके लिए 20 ऐसे प्रश्न लेकर आए जो आपके पेपर में छपेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। आपसे पूछा कि संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को अपनाया था। यह ध्वज स्वतंत्र भारत का प्रतीक बना। इसका डिजाइन जो किया था पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन तैयार किया गया था। इसका संरचना की बात है तो ऊपर गहरा केसरिया है, बलिदान और साहस का प्रतीक, बीच में सफेद है, शांति और सत्य का प्रतीक, प्लस बीच में अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। नीचे जो है गहरा हरा रंग विश्वास और उर्वरता का प्रतीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। आपसे पूछा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 93 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा। अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करता है और उसकी निष्पक्षता बनाए रखता है। उपाध्यक्ष अनुपस्थिति की स्थिति में अध्यक्ष के कार्यभार को संभालता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 85 संसद के सत्र बुलाने और स्थगित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 97 संसद के सभापति और उपसभापति का वेतन और भत्ते से संबंधित है। अनुच्छेद 100 संसद के मतदान और कार्यप्रणाली से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात में स्थित है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात में स्थित है। बताइए राइट आंसर इसका क्या है। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रानी का वाव। रानी का वाव जो है या गुजरात में है या आपका गुजरात में हो जाता है। रानी का वाव, रानी की वाव एक प्रसिद्ध सीढ़ीदार कुआं है जो गुजरात के पाटन में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में कराया था। 2014 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। बाकी विकल्पों की बात करें तो हुमायूं मकबरा जो है या दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में, अलाई दरवाजा या भी दिल्ली में ही है, अभी यह भी दिल्ली में, और बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 को गाडगिल योजना कहा जाता है। इसे गाडगिल योजना कहा जाता है। यह योजना डीआर गाडगिल समिति की सिफारिशों पर आधारित थी। इसका मुख्य लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और स्वावलंबी अर्थव्यवस्था बनाना। इसमें विशेष जोर कृषि और खाद्यान्न उत्पादन पर दिया गया। लेकिन 1962 का चीन युद्ध, 1965 का पाकिस्तान युद्ध और लगातार सूखे कारण यह योजना असफल रही। बाकी विकल्पों की बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना तो यह 1956 से 61 के बीच महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, भारी उद्योगों पर जा रहा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 कृषि और सिंचाई पर फोकस था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। आपसे पूछा है कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य किरण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम सूर्य किरण है। यह हर साल दोनों देशों में बारी बारी में आयोजित होता है। इसके पीछे उद्देश्य है आतंकवाद रोधी अभियानों में सहयोग, आपसी सामरिक तालमेल और मित्रता बढ़ाना, आपदा प्रबंधन और शांति स्थापना अभियानों में संयुक्त अभ्यास करना।
करना। बाकी विकल्पों की बात करें संप्रीति या भारत बांग्लादेश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सूर्य किरण की बात करें तो भारत नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास, और इंदिरा की बात करें तो यह भारत रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और प्रबल की बात करें तो यह कोई द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा कि विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 21 नवंबर को। हर साल 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसके मनाने का, तो मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के महत्व पर जोर देना, मछुआरों की जीवन और आजीविका की सुरक्षा करना, सतत मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करना। बाकी यहां बात हो रही नवंबर माह की, चलिए नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1 नवंबर को कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हरियाणा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस प्लस लोक प्रशासन दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। तो 17 नवंबर गुरु नानक जी की जयंती मनाते हैं। यह तारीख बदलती रहती, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। 20 नवंबर को बाल अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर अभी हम लोग पढ़े थे विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाते हैं। 29 नवंबर को फिलिस्तीन एकजुटता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है। आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। यह आंकड़ा 2001 की जनगणना 933 से थोड़ा बेहतर हुआ था। सबसे अधिक लिंगानुपात 2011 जनगणना के साथ केरल का है। यहां पर 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। और सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा राज्य का, यहां पर जो है 879 है 1000 महिलाओं पर। तो यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रथम गणतंत्र दिवस की परेड पर प्रमुख अतिथि कहां से थे। आपसे पूछा है कि प्रथम गणतंत्र दिवस की परेड पर प्रमुख अतिथि कहां से थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुर्कोलो मुख्य अतिथि थे। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। गणतंत्र दिवस परेड पर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपसे पूछा है कि लावड़ी जो है किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है महाराष्ट्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लावड़ी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से ढोलकी की ताल पर किया जाता है। विषय इसका है समाज, राजनीति, रोमांस और भक्ति। बाकी बात हो रही है महाराष्ट्र की, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाते हैं। राजधानी है मुंबई, राजभाषा है मराठी, लोक नृत्य है यहाँ की लावड़ी तमाशा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यहाँ है अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है। आपसे पूछा है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 279 ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी परिषद गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। इसमें सदस्य जो होते हैं राज्य सरकारों के वित्त मंत्री या कर मंत्री। इनका कार्य क्या है, तो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित नीतियों और दरों पर सिफारिश करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। वह पूछा है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। आपसे पूछा है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।
समाजवादी है, गांधीवादी है या मिश्रित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र काम करते हैं। इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के तत्व शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और सामाजिक समानता दोनों को संतुलित करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ऑपरेशन शक्ति कोड नाम किसका था? आपसे पूछा कि ऑपरेशन शक्ति कोड नाम किसका था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1998 के परमाणु परीक्षण का। ऑपरेशन शक्ति भारत के 1998 के परमाणु परीक्षण का कोड नाम था। यह परीक्षण पोखरण में किया गया। इस मिशन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ऑप्शन ए जो दिया हुआ है 1974 के परमाणु परीक्षण, इसका जो कोड नाम था वह स्माइलिंग बुद्धा था। स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नेम था 1974 के परमाणु परीक्षण का। 1988 में भारत ने 1998 में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। जो 1998 के परमाणु परीक्षण हुआ था ऑपरेशन शक्ति, इसमें भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन परीक्षण के बाद भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में वैश्विक पहचान मिली। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रऊफ नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रसिद्ध है? आपसे पूछा कि रऊफ नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रसिद्ध है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रऊफ जम्मू कश्मीर का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह मुख्यतः महिलाओं द्वारा त्योहारों और विशेष अवसरों पर किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पंजाब यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य भांगड़ा और गिद्धा है। राजस्थान यहाँ घूमर और कालबेलिया नृत्य प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश यहाँ नाटी लोक नृत्य प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? आपसे पूछा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिपन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण करना था। इसे 1882 में लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। लॉर्ड रिपन को भारत में उदारवादी वायसराय माना जाता है। उन्होंने कई सुधार किए। रिपन को भारतीयों का मित्र भी कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ इंडियंस रिपन को। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा थाईलैंड की मुद्रा क्या है? आपसे पूछा है कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बाहत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाहत थाईलैंड की आधिकारिक मुद्रा है। या थाईलैंड में दैनिक लेन देन के लिए उपयोगी होता है। एक बाहत बराबर 100 शतांग में विभाजित होता है। थाईलैंड की राजधानी क्या? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बाकी यूएसए जो है, यूएसए का जो मुद्रा है वो डॉलर है। यूके का पाउंड है। जापान का येन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी है? आपसे पूछा कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एएलयू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंप्यूटर में गणनाएं करता है या जोड़ घटाव गुणा और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। सीपीयू बराबर होता है क्या? सीपीयू बराबर एएलयू प्लस सीयू। एएलयू और सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट होता है और एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसे एएलयू उसका मुख्य भाग है। सीपीयू इसका भी फुल फॉर्म देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के कूट नाम से 1948 में किस राज्य का विलय किया था? आपसे पूछा कि भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के कूट नाम से 1948 में किस राज्य का विलय किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1947 के बाद हैदराबाद के निजाम भारत में विलय के पक्ष में नहीं थे। भारत सरकार ने 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो शुरू किया। इस सैन्य अभियान को पुलिस एक्शन भी कहा जाता है। 18 सितंबर 1948 को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा है कि नहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नहरकटिया तेल क्षेत्र असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित है। यह भारत के सबसे पुराने और प्रमुख तेल क्षेत्रों में से एक है। यहां से भारत में तेल उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिला और यह ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आता है। बाकी असम की बात हुई तो असम की राजधानी दिसपुर है।
असम भारत का पहला राज्य है जहां तेल उद्योग विकसित हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर केवल संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची जिस पर केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची जिस पर संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार व अन्य कानूनों के न्यायिक समीक्षा से संरक्षण से। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं। आपसे पूछा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष कौन बने, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तुहिनकांत पांडे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तुहिनकांत पांडे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेबी का पूरा नाम है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। तो ये थे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।